नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। चलिए अगला है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग होता है, किस लिए होता है। देखिए, आप इसका जब ऑप्शन आंसर पढ़ेंगे ना, तो आंसर में आपको ये समझ में आएगा कि उपयोग तो सबके लिए होता है, जितना भी है सबके लिए होता है। लेकिन जो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो है इसका आंसर ये, फ्लक्स के रिटर्न पाथ की भांति करता है, रिटर्न पाथ की भांति कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो स्टेटर है उसका मेन जो पर्पस है, जो फ्लक्स है, क्योंकि हमारा जो स्टेटर भी तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का ना मतलब क्या, कि मैग्नेट है उसमें, तो वो जो रिटर्न पाथ जो बनाता है ना, उसका जो मेन काम है वो क्या है, इसका फ्रेम का है, स्टेटर फ्रेम का है। ठीक है, तो फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ की भांति क्रिया किया जाता है, मतलब रिटर्न पाथ के भांति किया जाता है, उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर है ए। बाकी ये भी किया जाता है, वेंटिलेशन के लिए भी किया जाता है, संपूर्ण मशीन का सुरक्षा भी होता है। आर्मेचर स्पेटिंग को स्टेटर के साथ होल्ड करता है, ये भी ठीक है। अगर इसमें ऑल ऑफ दी एबव रहता तो फिर आंसर डी होता। लेकिन इसमें सिर्फ देखना है कि सबसे ज्यादा रोल किसके लिए होता है, तो उसका आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। एक 3 फेज प्रेरण मोटर के चलते समय यदि एक फेज फेल हो जाए तो रोटर के कार्य करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसमें तीन स्थिति बनता है। एक स्थिति बनता है, जैसे ये बोल रहा है, सबसे पहले आप समझिएगा कि बोल रहा है कि अगर चल रहा है और उस समय एक फेज फेल हो जाए। ठीक है, चलते समय अगर एक फेल हो जाता है, अगर लोड पे नहीं है तो वो चलता रहेगा। ठीक है, ऑपरेशन ऑन नो लोड, मतलब कोई लोड नहीं है लेकिन चल रहा है, तो वो चलता रहेगा। आप चाहें तो पेन और पेपर से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो लोड पे है और चल रहा है तो वो चलेगा नहीं, और अगर स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। मोटर 2 फेज पर जैसे चलेगी वैसे साधारण कार्य करती रहेगी। ठीक है, अगला है, 2 फेज पर चलेगी पर लोड नहीं ले पाएगी। 2 फेज पर चलेगी लेकिन लोड नहीं ले पाएगी। इसमें क्या कर रहा है, देखिए दोनों जो आंसर है उसमें डिफरेंस यही है कि मोटर 2 फेज पे जैसे चलेगी वैसे कार्य साधारण करते रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर लोड पे चल रहा है तो लोड पे नहीं चलेगा ना, तो हमको ऑप्शन से छांटना पड़ेगा कि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो 2 फेज पर चलेगी पर लोड नहीं लेगी। 2 फेज पे चल रही है तो चलते रहेगी लेकिन लोड नहीं लेगी, लोड जैसे डालेंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारा इंडक्शन मोटर एक फेज फेल हो गया है और उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या मोटर स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब उसमें हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अभी यहाँ समझिए कि 2 फेज पर अगर चल रही है तो लोड नहीं लेगी, लोड जैसे ही डालेंगे वो ऑफ हो जाएगा। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डीओएल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा, इसका शायद ऑप्शन ही गायब हो गया है क्या, इसका डी है। ठीक है, देखिए, डीओएल से जब स्टार्टअप करते हैं ना, तो जितना वो नॉर्मल करंट लेता है वो करंट लेगा। ठीक है, करंट, डीओएल स्टार्टर का काम करंट कम करना नहीं है, उसको सिर्फ ऐसा स्विच, ऐसा कॉन्टेक्टर देता है जो कि ऑन ऑफ सिर्फ कर सके मोटर को आसानी से, इजी वे में। और उसमें एक नो वोल्ट कॉइल रहता है, एक ओवरलोड रिले भी रहता है कि ओवरलोड पे अगर जाता है तो भी वो ट्रिप करेगा। 2 बेसिकली रिले रहता है उसमें। ठीक है, बाकी जो करंट का कंडीशन है ना, करंट जो है 5 से 7 गुना लेगी ही। जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर लेती है वो 5 से 7 गुना लेगी ही इंडक्शन मोटर। इसलिए डीएल स्टार्टर जो होता है सिर्फ 5 एचपी जो मोटर होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज्यादा बड़ा मोटर होगा इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि डीओएल स्टार्टर होता है 5 एचपी मोटर तक ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर बड़ा मोटर है तो उसके लिए डीओएल स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी दूसरा जो और स्टार्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो डी आंसर है, जो डी इसमें दिख नहीं रहा है, शायद हट गया है, 5 से 7 गुना धारा लेगी। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरल स्क्वायरल केज मोटर स्टार्टिंग वाला घूर्ण, स्क्वायरल केज की बात कर रहा है, निम्न होता है, वाला घूर्ण निम्न होता है, रोटर धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, उच्च होता है, रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है। तो इसका आंसर होगा ए। सरल स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहा है, वो जो होता है निम्न होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है, जो सरल की बात कर रहा है, जो कॉमन नॉर्मल जो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है निम्न होता है। ठीक है, 3 फेज प्रेरण मोटर के चाल का सिद्धांत बहुत कुछ निम्न के समान है। किसके समान है? बोल रहा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका ऑपरेशन जो है उन निम्न में से किसके समान है? सिंक्रोनस मोटर, प्रिंसिपल तो काम करता है इसका, क्योंकि ये भी चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। सिंक्रोनस मोटर भी क्या करता है? प्रेरण पे काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। विकर्षण स्टार्ट मोटर, प्रेरण मोटर, ये भी चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। लघुधित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, ये बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर है और सेकेंडरी क्या किया हुआ है? शॉर्ट किया हुआ है। तो क्या ऐसा है? अगले वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर ये, इसमें जो होता है एक, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस मोटर को बात किया जाता है कि ये वैसा जैसे ट्रांसफार्मर काम करता है ना, उससे ही काम करता है। खाली ये है कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट हो। अगर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो जैसे इंडक्शन मोटर का कार्य है, मतलब सिद्धांत है, उसी प्रकार से इसका भी सिद्धांत है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा, सिर्फ दोनों में अंतर ये रहेगा कि ये जो है रोटेटिंग है, ये मतलब रोटेशन देता है। ये क्या करता है? रोटेशन देता है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, बस डिफरेंस इतना ही है। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि सप्लाई देंगे और जो कॉपर लॉस, घर्षण हानि, मतलब सब लगभग से में, घर्षण हानि तो ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, वो इसके जैसा होता है जैसा कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट किया जाए। तो इसका जो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायरल केज मोटर की गति, स्क्वायरल केज मोटर की गति रोटर सर्किट के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। गलत है, क्योंकि रोटर सर्किट का प्रतिरोध आप बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायरल केज की बात किया जा रहा है। स्लिप रिंग रहता तो एक बार हम सोच भी लेते हैं। स्टेटर लाइन करंट के अनुसार परिवर्तित होता है, लाइन वोल्टेज पे परिवर्तित होता है, लाइन करंट पे तो नहीं होता है। स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर बदला जा सकता है। रोटर ध्रुव को संख्या परिवर्तित, रोटर ध्रुव तो परिवर्तित होगा ही नहीं। इसमें जो इसका जो स्पीड कंट्रोल किया जाता है ना स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, उसका होता है स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर बदला जा सकता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, अगर हमारा स्टेटर ध्रुव को अगर बदला जाए तो उसका स्पीड कंट्रोल, क्योंकि देखिए एनएस बराबर क्या होता है? एनएस बराबर होता है 120 एफ बटा पी। पी को बदल करके क्या किया जा सकता है? स्पीड को बदला जा सकता है। ठीक है, तो हमारा स्टेटर ध्रुव को बदल करके गति को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। ये इसका आंसर, मतलब इसका आंसर जो है सी आंसर है, वो है करेक्ट। करेक्ट हल्का ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड कंट्रोल होता है ना, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो अगर वोल्टेज रहता तो फिर दोनों हो सकता था, लेकिन वोल्टेज नहीं, करंट है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 20 नंबर। एक इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त सीट प्रतिरोध घटक समतुल प्रतिरोध के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये बोल रहा है कि जब आप इंडक्शन मोटर को नो लोड परीक्षण करते हैं तो नीचे जो घटक हो रहा है वो किसके समतुल है? नो लोड जब परीक्षण आप करते हैं तो देखिए, जब नो लोड, मान लीजिए कोई इंडक्शन मोटर है, ऐसे समझिए ये इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इसको नो लोड पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, इसको नो लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे बेरिंग है, यहाँ पे भी बेरिंग है, तो इसमें घर्षण होगा,
ये इसमें क्या है, इसमें रोटर है, रोटर जब नचेगा, घूमेगा, नाचेगा तो क्या होगा, उसमें भी वायु घर्षण होगा, ठीक है। और जो इसके कोर है, क्योंकि ये एसी पे चलता है, इंडक्शन मोटर किस पे चलता है, एसी पे चलता है, तो इसमें जो कोर है, कोर में आयरन हानि होगा, आयरन हानि होगा, ठीक है, घर्षण होगा और वायु घर्षण भी होगा, मतलब घर्षण भी होगा, वायु घर्षण भी होगा, मतलब एक बेरिंग वाला फ्रिक्शन होगा, एक वायु घर्षण होगा, ठीक है, तीन होगा, एक कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, ठीक है। कब, जब नो लोड पर चल रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक है कि इसका क्या होता है ना, इसको आप मान लीजिए फुल लोड पर चलाइए और फिर नो लोड पर चलाइए, जो कॉपर लॉस होगा ना इतना कम होगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फुल लोड पे मान लीजिए कॉपर लॉस 100 वाट हो रहा है, तो जो नो लोड पर होगा ना 2 या 4 वाट होगा, 2 से 4 वाट होगा, इतना कम होता है। तो इसको क्या किया जाता है ना, नो लोड के कंडीशन में इग्नोर कर दिया जाता है। कि मान के चलता है कि नो लोड अगर पे इंडक्शन मोटर अगर चल रहा है तो उसका जो कॉपर लॉस है नील के बराबर है, क्योंकि फुल लोड पर काफी ज्यादा होता है। तो अब यहाँ हम ऑप्शन से देखते हैं कि हमारा जो ए है ना, ये हो गया निगलेट, ये हो गया निगलेट, तो हमारा कौन हो रहा है, आयरन लॉस हो रहा है, ठीक है, घर्षण हो रहा है और वायु हो रहा है, ठीक है। अब आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए वायु घर्षण कोर हानि, हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। आंसर तो ए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा है, क्योंकि इसमें कोर लॉस की भी जिक्र किया गया है, ठीक है, इसलिए आंसर होगा इसका बी। कि अगर हमारा जो इंडक्शन मोटर है सिर्फ नो लोड पर चल रहा है तो हमारा ये तीनों हानि होगा, हानि होगा चौथा भी, लेकिन चौथा को हम क्या, कॉपर लॉस को निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें बोल रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य कुशलता निम्नलिखित में से किसके लगभग समानुपाती होता है। तो कार्य कुशलता मतलब होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी बराबर फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, बराबर होता है 1 माइनस एस, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट और इसके बराबर होता है 1 माइनस एस, 1 माइनस स्लिप से जब गुना करेंगे तो वो हमारा इफिशियंसी निकलेगा। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा डी, 1 माइनस एस वेग के समानुपाती होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी 3 फेज वाली प्रेरण मोटर, सॉरी, किसी थ्री फेज वाली मोटर में कोई 2 सप्लाई तारों को आपस में बदल दिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि इससे अगर इसका सप्लाई थोड़ा सा, मतलब इसका जो प्रश्न है थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका रोटेशन बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसमें 3 सप्लाई होता है, आर, वाई और बी। आपको इसका जो डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अगर इसका डायरेक्शन आपको चेंज करना है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो सिर्फ आपको 2 फेज का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर तीनों चेंज कर दिए तो आपका इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आर, वाई और बी। अगर आपको रोटेशन चेंज करना है, इसका गति का डायरेक्शन चेंज करना है तो आर वहीं रहने दीजिए, ऐसे मान लीजिए इससे कनेक्टेड है, पॉइंट से कनेक्टेड है, और बी के जगह पे आर के जगह, सॉरी वाई के जगह पे बी ले आइए और बी के जगह पे वाई ले आइए, या मतलब 2 फेज, एक फेज को इसी रखना है, 2 फेज चेंज करना है, आपको इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर तीनों फेज का लोकेशन चेंज करेंगे, पॉइंट चेंज करेंगे, कनेक्शन चेंज करेंगे तो आपका इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो ये सिंपल सवाल है कि अगर किसी भी इंडक्शन मोटर का, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मतलब 3 फेज मोटर है, बेसिकली इंडक्शन मोटर ही नहीं सिर्फ है, 3 फेज मोटर में अगर आपको उसका डायरेक्शन बदलना है तो उसको 2 फेज को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रश्न पे आते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। 3 फेज मोटर वाली मोटर के कोई 2 सप्लाई तारों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से क्या होगा। घड़ी की दिशा का विपरीत चलेगा, घड़ी की दिशा के चलेगा, मोटर अपने चलने की दिशा बदल लेगी, ये आंसर हो जाएगा सही।
जो चलने का जो जिस दिशा में चल रहा था ना, अगर आप दो तार बदलते हैं, दो सप्लाई बदलते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन है ना वो बदल लेगी चाहे वो घड़ी के डायरेक्शन में चल रहा हो या तो नहीं चल रहा हो, ठीक है, वो अपना डायरेक्शन बदल लेगी। चलिए आगे है 23 नंबर। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं क्योंकि इसका जो फॉन्ट है ना काफी छोटा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि एक ऐसा धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, चुंबकीय पुंज का परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह नियम कहलाता है, यह नियम कहलाता है लेंज नियम। लेंज नियम सीधा सीधी है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करेगा वो, ठीक है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करेगा। इसी कारण जो सिंक्रोनस स्पीड के जो डायरेक्शन है उस स्पीड में क्या करता है, रोटर भी रोटेट करने लगता है। इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा लेंज का नियम। चलिए अगला है कॉन्टेक्टर का द्वारा परिचालित होता है। कॉन्टेक्टर ये एक्चुअली क्या है ना, ये आपका स्टार्टर का प्रश्न है। स्टार्टर में जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कॉन्टेक्टर, जैसे DOL स्टार्टर है, DOL उसमें 4 स्टार्टर होता है, जैसे इंडक्शन मोटर है ऐसे करके, और एक और स्टार्टर कॉन्टेक्टर होता है। तो ये बोल रहा है कि जो कॉन्टेक्टर को जो ऑन ऑफ करते हैं ना किसके द्वारा करते हैं, तो चुंबकीय कुंडली द्वारा किया जाता है। कॉन्टेक्टर का जो ऑपरेशन होता है चुंबकीय कुंडली के द्वारा होता है। जब आप ये स्टार्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक चुंबकीय कुंडली होता है जिसमें जब सप्लाई दिया जाता है तो कॉन्टेक्टर बनता है, और जब सप्लाई हटता है तो कॉन्टेक्टर अपने आप हट जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या, चुंबकीय कुंडली। चलिए 25 नंबर प्रश्न। जब थ्री फेज मोटर के रोटर को रोक कर परीक्षण किया जाता है तो स्टेटर में दी जाती है एक टेस्ट होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। इंडक्शन मोटर में एक टेस्ट होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट, जिसको क्या किया जाता है ना, रोटर को रोक करके, जैसे रोटर है ना इसको रोक करके उसको टेस्ट किया जाता है। उस समय कह रहा है कि जो सप्लाई करंट है ना, सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है, इसका आंसर है 10%। एक हमारा जो सिंक्रोनस मोटर का जो टेस्ट है वो ब्लॉक रोटर टेस्ट है, जिसमें क्या किया जाता है, इसका जो रोटर है ना उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और इसको सप्लाई दिया जाता है इनपुट में सप्लाई दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनपुट में आप सप्लाई दे रहे हैं, इसमें सप्लाई जब दे रहे हैं तो फुल जब सप्लाई देंगे तो सिंक्रोनस मोटर तो जल जाएगा, इंडक्शन मोटर जल जाएगा जब। तो इसका नियम है कि आपको पूरा सप्लाई नहीं देना है, इसका सिर्फ मान लीजिए 100 वोल्ट का है ये, तो इसका 10% देना है, 10% ही वोल्ट देना है ताकि ये मोटर जले नहीं, ठीक है। इसका जो सप्लाई वोल्टेज का जो परसेंटेज है ना वो 10% अप्लाई किया जाता है उसमें, उस टेस्ट में, किसके में, ब्लॉक रोटर टेस्ट में। एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि ब्लॉक रोटर टेस्ट से कॉपर लॉस का गणना किया जाता है। कॉपर लॉस कितना होगा उस इंडक्शन मोटर में, उसका गणना किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं कि ब्लॉक रोटर टेस्ट से इंडक्शन मोटर का कॉपर लॉस का गणना किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा 25 प्रश्न जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन, दूसरा नंबर का 25 प्रश्न खत्म हुआ। तो चलिए, मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो दोस्तों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, आप क्लोज करते हैं।